हेलो बच्चे लोग, कैसे हो। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 का स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। ये हम लोग थर्ड पार्ट बना रहे हैं। इससे पहले हम लोग फर्स्ट और सेकंड पार्ट बना चुके हैं। जिन बच्चों ने पहले फर्स्ट और सेकंड पार्ट को वॉच नहीं किया है, पहले उसको क्या करेंगे देखेंगे। उसके बाद में आपको ये क्या होगा बेटा, थर्ड जो आपके पास में हमारा पार्ट है वो समझ में आएगा। आज की वीडियो का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं और आइसोबार्स क्या होते हैं बेटा, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पहले हम लोग बात करते हैं आइसोटोप्स के बारे में। अगर आइसोटोप्स की अगर बात किया जाए तो उन सेम एलिमेंट के बारे में बात की जाती है जिनका एटॉमिक नंबर सेम होगा। अगर किसी का एटॉमिक नंबर सेम है दैट मीन्स एलिमेंट तो सेम ही रहने वाला है। तो एक कोई भी ऐसा पर्टिकुलर एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट उसका मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है, उसको बोला जाता है क्या, आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स के केस में ओनली सिंगल एलिमेंट ही होता है। ये चीज ध्यान रखना है कि आइसोटोप्स के केस में एक ही एलिमेंट होगा बट उसके जो मास नंबर होंगे बेटा वो क्या होंगे आपके पास में, डिफरेंट होंगे। तो हम लोग बोल सकते हैं एनी एलिमेंट which has same atomic number but different atomic mass या फिर मास जिसका मास क्या होगा बेटा आपके पास में, डिफरेंट होगा। अब हमें पता है कि किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जो होता है वो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, उसको जेड से। एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, जेड से। और एटॉमिक नंबर इक्वल टू आपके पास में क्या होता था, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्या होता था आपके पास में, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो ऐसा कोई भी एलिमेंट जिसके पास में एटॉमिक नंबर सेम है और एटॉमिक मास मतलब मास नंबर क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए डिफरेंट। अब किसी भी पर्टिकुलर एक एलिमेंट का मास नंबर जो डिफरेंट होता है वो होता है जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स। किसकी वजह से, जब किसी के पास में एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स क्या होंगे बेटा, उसके पास में क्या होंगे, मौजूद होंगे। उन एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स की वजह से क्या होगा, उसके पास में उसका मास नंबर क्या करेगा, वेरी करेगा। अब मास नंबर वेरी करने के चांसेस कैसे रहते हैं, जैसे अगर मैं कार्बन की बात करता हूँ, कार्बन की अगर बात किया जाए, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है कितना, 6। कितना एटॉमिक नंबर है बेटा आपके पास में, कार्बन की बात नहीं करेंगे हम लोग, बात करते हैं किसकी, हम लोग बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की अगर बात किया जाए तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 8। कितना होता है, 8। जब एटॉमिक नंबर 8 है तो इसका मास नंबर कितना होता है आपके पास में, 16। कितना होता है, 16। बट आपके पास में एक और ऑक्सीजन होता है जिसका एटॉमिक नंबर तो 8 ही है बट उसके पास में जो मास नंबर होता है बेटा वो होता है कितना आपके पास में, 17। कितना होता है, 17। एक और ऑक्सीजन होता है, उस ऑक्सीजन में क्या होगा आपके पास में, एटॉमिक नंबर तो 8 ही होगा आपके पास में बट उसका जो मास नंबर होगा वो कितना होता है, 18। तो जब एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक मास डिफरेंट आ रहा है, तो किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास डिफरेंट पाया जाता है वो पाया जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स जब एक्स्ट्रा पाए जाएंगे तो उसकी वजह से क्या होता है आपके पास में, मास डिफरेंट होता है। जैसे अगर मैं इसमें कैलकुलेट करता हूँ, मैं इधर कैलकुलेट कर रहा हूँ क्या, जेड मतलब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन, इधर मैंने कैलकुलेट किया नंबर ऑफ प्रोटॉन, इधर मैंने कैलकुलेट किया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो देखो 8 एटॉमिक नंबर है तो प्रोटॉन भी इसमें कितना होगा आपके पास में, 8। आपके पास में प्रोटॉन भी कितना है, 8। ये टोटल 16 था, 16 में से 8 को माइनस किया तो न्यूट्रॉन्स भी कितना निकल के आ गया आपके पास में, 8। बट अगर हम लोग 17 की बात करें जिसका ऑक्सीजन है, जिसको और इसमें कितना है आपके पास में, 17 है, इसको देखा जाए एटॉमिक नंबर 8
दैट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितना होगा आपके पास में 8 होगा। बट अगर इसको क्या करते हैं 17 में से 8 को माइनस करेंगे तभी जाके हमारे पास में न्यूटन का नंबर निकलेगा, है ना। तो क्योंकि हमें पता है कि a इक्वल्स टू क्या होता था z प्लस नंबर ऑफ न्यूटन होता था हमारे पास में। तो ये जो z प्लस नंबर ऑफ न्यूटन निकल के आ रहा है तो इसमें z हमारे पास में एटॉमिक नंबर है ही ऑलरेडी, एंड निकालना है तो a में से z को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया 17 में से 8 को माइनस किया तो यहाँ पे कितना निकल के आ गया आपके पास में नंबर ऑफ न्यूटन्स 9। इसी तरीके से इसको देखते हैं बेटा, तो इसमें एटॉमिक नंबर 8 है, दैट मींस इसके पास में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितना होगा आपके पास में 8। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 8 हैं। अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं तो क्या करेंगे, एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास में से हम लोग क्या करेंगे, एटॉमिक नंबर को माइनस करेंगे। मतलब 18 में से 8 को माइनस किया तो कितना निकल के आ गया 10। तो ये जो 10 है ये किसका नंबर निकल के आ गया आपके पास में न्यूटन का। तो देखा गया कि पहले में कितना होता है 8, दूसरे में 9 और तीसरे में क्या 18। तो किसी भी एलिमेंट के जो आइसोटोप्स बनते हैं वो बनते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रॉन्स। किसकी वजह से, न्यूट्रॉन्स के एक्स्ट्रा प्रेजेंट होने की वजह से क्या होता है आपके पास में आइसोटोप्स की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट और बात करें हम लोग किसके बारे में, क्लोरीन के बारे में। तो क्लोरीन का बेटा अगर देखा जाए तो एटॉमिक नंबर तो 17 होता है, इसका मास नंबर कितना होता है 35। बट इसके अलावा एक और क्लोरीन होता है जिसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, बल्कि उसके पास में जो मास नंबर होता है वो कितना होता है आपके पास में 37। मास नंबर 37 है। इसके भी हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालते हैं। प्रोटॉन निकाले और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाला, प्रोटॉन जितना एटॉमिक नंबर है उतना ही होगा। मतलब इसमें कितना आ गया 17, इसमें भी कितना आ गया 17। 35 में से 17 को क्या किया माइनस किया तो इधर कितना आ गया आपके पास में 18। इधर क्या किया बेटा आप लोगों ने 37 में से 17 को माइनस किया तो इधर कितना आ गया आपके पास में 20। कितना है 20। तो ये जो न्यूट्रॉन्स की एक्स्ट्रा प्रेजेंस होने की वजह से किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के आइसोटोप्स के फॉर्मेशन होती है, ठीक है। इसी तरीके से नियॉन की बात किया जाए तो नियॉन के भी कुछ आइसोटोप्स होते हैं आपके पास में। जैसे नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है कितना 10, कितना होता है आपके पास में 10 एटॉमिक नंबर होता है। अगर इसके थोड़ा इधर रखना होगा, नियॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है कितना 10। अब इसमें प्रेजेंस ऑफ एटॉमिक मास देखा जाए तो एक होता है कितना 20, कितना होगा 20। दूसरा नियॉन जो होता है उसमें आपके एटॉमिक नंबर तो कितना हो गया 10, बट उसके अलावा देखा जाए बेटा उसका जो मास होता है वो कितना होता है 21 यूनिट। एक और होता है नियॉन का आइसोटोप्स जिसमें एटॉमिक नंबर तो 10 ही रहेगा आपके पास में, बट उसमें जो प्रेजेंस होती है मास की वो कितना होता है 22। तो अगर इनको हम लोग क्या करते हैं, इसमें भी नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालते हैं तो जितना एटॉमिक नंबर है उतना ही प्रोटॉन हो जाएगा। मतलब 10 इधर भी होगा, 10 इधर भी होगा, 10 इधर भी होगा, बट इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे ज़्यादा होंगे। जैसे 10 में से 20 में से किया तो इधर 10, इधर 21 में से 10 को किया तो इधर 11, इधर 22 में से 10 को किया तो कितना आ जाएगा आपके पास में 12। तो ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, ये क्या है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट पे, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के जो आइसोटोप्स की फॉर्मेशन होती है वो किसकी वजह से होती है आपके पास में, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स की प्रेजेंस की वजह से उसके आइसोटोप्स की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा, हो गया। तो हम लोग बात करते हैं कि किसी भी आइसोटोप्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती है। तो देखिए पहले बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टीज की। आइसोटोप्स और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस, मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस जो बाहर से हमको दिखाई दे रहा है। जैसे आपने मैंने अभी बताया था नियॉन के केस में आपने देखा था 10, 20, एक अपीयरेंस ये था। दूसरा अपीयरेंस क्या था, नियॉन 10, 21, नियॉन 10, 21
22, मास नंबर कितना था 22। अगर इसको हम लोग क्या करते हैं बाहर से देखते हैं, हमें क्या लगता है बेस वैल्यू तो तीनों की सेम दिखाई देती है, ठीक है, बट इसका मास नंबर क्या कर रहा है हमको दिखाई अलग अलग दिखाई दे रहा है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं आइसोटोप्स की वो सेम नहीं होती, वो क्या होती हैं आपके पास में डिफरेंट होती है। तो हम लोग लिख सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स आर डिफरेंट, ऑफ आइसोटोप्स आर डिफरेंट। किसी भी आइसोटोप की जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो कैसी होती है आपके पास में डिफरेंट होती है। इसी तरीके से अगर हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है बेटा किसी भी आइसोटोप की वो सेम होती है। क्यों होती है सेम, उसका रीजन मैं आपको बता रहा हूँ। नियॉन को देखा जाए, बेशक इसका मास नंबर बढ़ गया कोई फर्क नहीं पड़ता, बट है तो नियॉन ही ना। क्या इसके बॉन्ड ब्रेक करेंगे, क्या नहीं करेंगे। क्या इसमें एक्स्ट्रा बॉन्ड पाए जाएंगे, नहीं पाए जाएंगे। ये जो एक्स्ट्रा प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रॉन है ना, तो ये वैलेंस शेल को बढ़ा रहा है, न्यूक्लियस में जितना था उतना ही रहेगा। ये ना तो आपके पास में वैलेंस शेल को बढ़ा रहा है, ना ही एटम का साइज बढ़ा रहा है। तो जब ये एटम का साइज भी नहीं बढ़ा रहा है, ये आपके क्या कर रहा है वैलेंस शेल को भी नहीं बढ़ा रहा है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। न्यूट्रॉन का साइज बढ़ता तो बढ़ने दो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी आइसोटोप की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या रहती है आइडेंटिकल होती है, मतलब ऑलमोस्ट सेम रहती है, ठीक है। तो ये पोर्शन रहा आपका किसका, आइसोटोप्स का। नेक्स्ट बात करते हैं एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स आर फ्रैक्शनल। कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक मास फ्रैक्शनल होता है, जैसे क्लोरीन का देखा जाए फ्रैक्शनल कहो या फिर डेसिमल की फॉर्म में कहो। क्लोरीन का देखा जाए तो एटॉमिक मास हम लोग जो एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं वो 35.5 होता है। हम लोग पढ़ते भी हैं जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो उसमें क्या लगाते हैं हम लोग 35.5 यूनिट लगाते हैं। तो वो आपका जो एवरेज जो 35.5 यूनिट निकल के आया है वो आइसोटोप्स प्रेजेंट होने की वजह से उसका एवरेज मास निकल के आता है। अब किसी भी पर्टिकुलर आइसोटोप्स का हम लोग एवरेज मास कैसे निकालते हैं वो हम लोग क्या करेंगे अभी कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो जैसे मैं बात करता हूं किसके बारे में, क्लोरीन के बारे में। फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ आइसोटोप्स and their mass। या फिर एलिमेंट, आइसोटोप्स की जगह आप लोग क्या लिख सकते हो एलिमेंट्स। तो मैंने रीजन बता दिया कि किसी भी एलिमेंट का, मैं पहले रीजन बता देता हूं, किसी भी एलिमेंट का जो आपके पास में फ्रैक्शनल वैल्यू होता है मास का वो होता है जस्ट बिकॉज ऑफ आइसोटोप्स। किसकी वजह से, आइसोटोप्स की वजह से होता है। जैसे मैं क्लोरीन के लिए चेक करता हूँ, किसका चेक कर रहा हूँ, फॉर क्लोरीन। क्लोरीन की मैंने आपको दो आइसोटोप्स बताए, ठीक है। एक आइसोटोप मैंने बताया Cl1735, एक कौन सा बताया मैंने Cl1735, और मैंने एक बताया बेटा आपको कौन सा Cl1737। तो इस वाले क्लोरीन में, किसमें आपके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग 35 यूनिट वाले में, इसमें पाई जाती है 75% क्लोरीन। क्या पाई जाती है 75% क्लोरीन, मतलब इसमें प्योर जो क्लोरीन होगा वो पूरा नहीं होगा आपके पास में, है ना। तो इसमें कितना होता है 75% क्लोरीन पाई जाती है। और ये जो 35 ये होता है आपके पास में, ये 25% क्लोरीन, मतलब अपने यूनिवर्स में ज्यादा अमाउंट में कौन सा पाया जाता है, ये वाला। और ये वाला हमारे यूनिवर्स में क्या होता है कम अमाउंट में पाया जाता है। मतलब पाया जाता है ये 25% पाया जा रहा है, ये कितना पाया जा रहा है आपके पास में 75% पाया जा रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं इसका एवरेज एटॉमिक मास लेके चलते हैं, क्योंकि दो चीजें पाई जा रही हैं एक जैसी, तो हम लोग क्या करेंगे एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे। तो एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, एवरेज यहां पे लिख देता हूं मैं, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन ऑफ Cl। तो देखिए पहले तो बात की गई किसकी 35, हम लोग एवरेज तो 35 लेके चलते हैं। अब 35 में भी दो पाए जा रहे हैं, पहला कितना पाया जा रहा है 75% में, तो 35 का 75% कितना 75 का
35 का 75% प्लस 35 का ही कितना पाया जा रहा है आपके पास में, 35 का 25%। अब दोनों जगह 35 कॉमन है, मैंने क्या किया 35 को कॉमन ले लिया। तो 35 को कॉमन लेने के बाद में मेरे पास में क्या आ गया 75%। 75% को मैं क्या ले सकता हूँ 75/100 प्लस, ये प्लस का सिंबल है तो मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पर प्लस लगा दिया। 25% को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा 25/100। अब इसको मैं क्या करूँगा सॉल्व करूँगा। सॉल्व करने पे आपके पास में क्या होगा 35 मल्टीप्लाइड बाई, ये अगर मैं 25 से इसको कट करता हूँ तो 25 से इसको कट करने पे कितना आ जाएगा आपके पास में 3/4, ये आ गया आपके पास में कितना 3/4 प्लस 25 से 25 वन टाइम गया 4 और 4 टाइम गया क्या आपके पास में 100, तो इसको ऐड किया तो कितना आ गया 1/4, कितना आ गया आपके पास में 1/4। तो जब इसको हम लोग क्या करते हैं बेटा सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के बाद में या फिर एक काम कीजिए इसको आप पूरा ही सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद में आपके पास में जो वैल्यू आती है वो आती है 35.5 यूनिट। कितना आता है 35.5 यूनिट। और ये जो मास निकल के आया है आपका, ये जो एटॉमिक मास निकल के आया है वो होता है आपका कैसा एवरेज एटॉमिक मास। कैसा होगा बेटा आपके पास में एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। आइसोटोप्स तो हैं बट कुछ आइसोटोप्स जो होते हैं रेडियो एक्टिव होते हैं। अब रेडियो एक्टिव होने का मतलब क्या हुआ कि स्टेबल तो नहीं होगा, या होगा स्टेबल नहीं होगा, बट क्या करेगा कुछ ऐसी अनवांटेड क्या करेंगे रेडिएशंस क्रिएट करेंगे जो हमारे लिए क्या होती हैं हार्मफुल होती है। बट उन रेडिएशंस का यूज बेटा आजकल आपका मेडिकल लाइन में भी किया जाता है ना। तो पहले क्या करना है आपको इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको दिखाता हूँ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के बारे में, क्या होता है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। तो ऐसा कोई भी अनस्टेबल एलिमेंट जो क्या करता है, ऐसा कोई भी अनस्टेबल एलिमेंट का आइसोटोप जो क्या करता है हार्मफुल रेडिएशंस क्या करता है क्रिएट करता है, उसको बोला जाता है क्या रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। क्या बोला जाएगा रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। और इन रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के बेटा आजकल बहुत ज़्यादा यूजेस है। जैसे हम लोग अगर बात करें रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की बात करें तो आजकल जो कैंसर का ट्रीटमेंट होता है उस कैंसर के ट्रीटमेंट में भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का क्या किया जाता है यूज़ किया जाता है। या फिर हम लोग बात करते हैं जितनी भी मेडिसिन वगैरह बनती हैं उन मेडिसिन में भी क्या होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का क्या किया जाता है यूज़ किया जाता है। अब वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं कौन कौन से, या फिर हम लोग बात कर सकते हैं कि वो रेडियो एक्टिव आपके पास में आइसोटोप्स हैं कौन कौन से। तो उसमें पहला आता है आपके पास में यूरेनियम और दूसरा आता है कोबाल्ट, आयोडीन, सोडियम। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं यूरेनियम, कोबाल्ट, आयोडीन और एक आपके पास में जो आता है सोडियम, जो आजकल किसकी तरह यूज होता है